हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है किसी झोले में 15 लाल गेंद और 20 काली गेंद हैं। तो बताइएगा एक झोले में लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद 15 है और काली गेंद जो है, काली गेंद 20 है। आगे कहता है प्रत्येक गेंद पर एक या दो या तीन की संख्या लिखी है। इसका मतलब हर गेंद पर या तो एक लिखा होगा, या दो लिखा होगा, या तीन लिखा होगा। आगे कहा लाल गेंद के 20% पर एक लिखा है। जितनी भी लाल गेंद है उनके 20% भाग पर एक लिखा है। 40% भाग पर तीन लिखा है। तो बताइएगा 40 और 20 कितना होता है? 60। तो हम कह सकते हैं 40% गेंदों पर क्या लिखा होगा? दो लिखा होगा। आगे कहता है इसी प्रकार काली गेंद में 45% संख्या पर क्या लिखा है? दो लिखा है। तो दो जो लिखा है वो कितनी? 45% की संख्या पर दो लिखा है। और तीन जो लिखा है वह 30% पर लिखा है। तो हम कह सकते हैं तीन जो लिखा है वो 30% पर लिखा है और दो 45 पर। तो ये कितने परसेंट पर लिखा होगा? एक 25% पर। आगे कहता है एक बालक एक गेंद निकालता है, यह गेंद लाल है, यह गेंद लाल है और उस पर कितना लिखा है? तीन लिखा है। तो बताइएगा यदि वह गेंद लाल है, लाल के साथ साथ उस पर क्या लिखा है? तीन लिखा है। तो बताइएगा लाल गेंद कितने हैं? टोटल 15 है और 15 गेंदों का 40% ऐसा भाग है जिन पर कितना लिखा है? तीन लिखा है। तो बताइएगा 15 गेंदों का हम कितना भाग निकाल लेते हैं? 40%। तो हम जानते हैं 6 गेंद ऐसी होंगी जिन पर केवल तीन ही लिखा है, तो 6 में से कोई सी हो सकती है। आगे उसने कहा अथवा यदि गेंद काली है तो और उस पर एक या दो की संख्या है। तो उसने कहा यदि वह गेंद काली है, या तो उस पर क्या लिखा है? एक लिखा है, या उस पर दो लिखा है। तो आप बताइए इन दोनों की परसेंटेज कितनी होगी दोनों को मिलाकर? 70%। यदि वह गेंद क्या होगी? काली होगी और उस पर क्या है? या तो एक आएगा या दो आएगा। तो हम कह सकते हैं दोनों की परसेंटेज हमने निकाली, कितने परसेंट? 70%। और टोटल काली गेंद कितनी है? 20 है। तो 20 का 70% कितना होता है? 14। तो 14 में से कोई सी गेंद हो सकती है। तो बताइएगा, तो उनकी प्रायिकता पूछी है। तो आप कह सकते हैं या तो ये वाली गेंद, इनमें से कोई सी गेंद हो, 6 बटे टोटल गेंद कितनी है? 35 प्लस, या तो इनमें से कोई सी भी गेंद हो सकती है, तो 14 बटे 35। अब इन दोनों का एलसीएम सेम है तो नीचे क्या आ जाता है? 35 आ जाता है। ऊपर 20 हो जाता है, 5 से डिवाइड करिएगा, 5 चौक 20 होता है, 5 सत्ते 35 हो जाता है। यही इसकी प्रायिकता हो जाती है। उसके जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? 4/7 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पैक से निकाला गया कार्ड एक लाल चेहरे वाला कार्ड है। तो एक चेहरे वाला कार्ड, एक चित्र वाला कार्ड। तो बताइएगा, तो आप जानते हैं टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। और उनमें से लाल कार्ड्स कितने होंगे? 26 होंगे। लेकिन इसमें सेट कितने होते हैं? तो हम जानते हैं 4 सेट होते हैं। और चारों सेट में फेस कार्ड कितने कितने होते हैं? 3-3 होते हैं। जे, के, क्यू, 3-3 होते हैं हर सेट में। तो हम कह सकते हैं, तो आप बताइए लाल में भी कितने सेट होंगे? 2 सेट होंगे। अब 2 सेट में फेस कार्ड कितने होंगे? 6 होंगे। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो हम कह सकते हैं 6 में से कोई सा हो सकता है। तो देखिएगा 3 से डिवाइड करिए, ऊपर 2 आ जाता है। सॉरी, 2 से डिवाइड करिए, ऊपर कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। और नीचे कितना आ जाता है? 26 हो जाता है। और यही इसकी प्रायिकता हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 3/36 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय की कक्षा 11 में 40 छात्रों ने भौतिक विज्ञान, 17 ने जीव विज्ञान और 20 ने रसायन विज्ञान विषय चुना। तो बताइएगा क्लास 11 में 40 छात्रों ने
फिजिक्स को चुना, 17 छात्रों ने बायोलॉजी को चुना और 20 छात्रों ने केमिस्ट्री के विषय को चुना। आगे उसने कहा है यदि कक्षा 11 में छात्रों की कुल संख्या 60 थी। अब बताइए क्लास 11 में कितने सब्जेक्ट की बात की गई है? 3 सब्जेक्ट की बात की गई है। आगे कहता है सभी छात्रों ने यहाँ वर्णित 3 विषय में से कम एक विषय को चुना और उनमें से ठीक 5 छात्रों ने सभी 3 विषय को चुना। तो बताइएगा कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट हैं और 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को चुना है। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो कितने सब्जेक्ट हैं? यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं। अब 5 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को चुना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये 5 सब छात्र ऐसे हैं जो तीनों को चुनते हैं। ये क्या है? फिजिक्स है, ये बायोलॉजी है और ये केमिस्ट्री है। अब एक बात बताइएगा, हम कह सकते हैं कुछ छात्र ऐसे जो होंगे जो फिजिक्स को भी चुना होगा और बायोलॉजी को भी चुना होगा, हम इसे मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो केवल फिजिक्स को चुनते हैं, हम उसे ए मान लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा डी, यहाँ ई और ये एफ हो जाता है। तो बताइएगा क्लास में टोटल संख्या कितनी थी? 60 थी। तो बताइए हमारे अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और तीनों को चुनने वाले छात्र कितने हैं? 5 और बराबर टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसको इधर ले आए तो यहाँ पर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ और बराबर कितना हो जाता है? 55 हो जाता है। तो हमारे पास ये एक समीकरण आ जाती, इसको हम कह देते हैं 1 कह देते हैं। अब बताइएगा फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट में टोटल छात्र कितने थे? तो हमारे अनुसार 40 थे, लेकिन इस वेन डायग्राम के अनुसार कितने होंगे? ए प्लस बी प्लस 5 प्लस एफ बराबर टोटल कितनी संख्या होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। 5 इधर ले जाते हैं तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस एफ बराबर कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। अब इसी के अनुसार ये किस सब्जेक्ट की बात की गई है? तो ये फिजिक्स सब्जेक्ट की बात की गई है। इसी के अनुसार हम कह सकते हैं बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में टोटल देखिएगा कितने? सी प्लस डी प्लस 5 प्लस बी और बराबर बायोलॉजी में टोटल छात्र कितने थे? 17 थे, तो बराबर 17 रख दीजिएगा। 5 इधर जाकर माइनस हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं देखिएगा सी प्लस डी प्लस बी और बराबर कितने के हो जाता है? 12 के हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं किस सब्जेक्ट की बात की गई है? तो ये बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात की गई है। इसी के अनुसार अब हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में देखिएगा यहाँ पर क्या है? डी है प्लस ई प्लस एफ प्लस 5 बराबर बायोलॉजी। देखिएगा केमिस्ट्री में टोटल कितने छात्र थे? 20 थे। इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या जाता है? डी प्लस ई प्लस एफ बराबर यहाँ पर जो हो जाता है 15 हो जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट किसके आ जाते हैं? केमिस्ट्री के आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट थे, तीनों को हम जोड़ लेते हैं। जैसे हम यहाँ जोड़ते हैं देखिएगा क्या आता है? ए प्लस बी प्लस एफ बराबर कितना था? 35 था। आगे ये था देखिएगा सी प्लस डी प्लस बी बराबर जो था 12 था। इसी के अनुसार डी प्लस ई प्लस एफ बराबर कितने के था? 15 का था। अब इन हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या जाता है देखिएगा ए। अब यहाँ पर जो ए आ जाता है एफ कितनी बार है? 2 बार है। बी भी कितनी बार है? 2 बार है। और डी भी कितनी बार है? 2 बार है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एफ यहाँ पर देखिए 2 क्या हो जाता है? 2 बी हो जाता है। इसी के अनुसार देखिए यहाँ पर यहाँ सी और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाती है 2 डी हो जाती है और प्लस 2 एफ हो जाता है और प्लस ई हो जाता है और बराबर जैसे इसे हम जोड़ते हैं तो इधर कितना आ जाता है?
62 हो जाता है। कितना हो जाता है? 62 हो जाता है। इसको अपने अनुसार यहाँ लिख लेते हैं, किसे? ए प्लस सी प्लस ई प्लस 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो 2 कॉमन करेंगे बी प्लस डी प्लस एफ बराबर कितने के हो जाता है? 62 के हो जाता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इसको हमने फर्स्ट कहा था, इसको हम क्या कह देते हैं? सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं इसमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d प्लस 2e प्लस 2f हर बराबर यहाँ कितना हो जाता है? 110 हो जाता है। और इस समीकरण के अनुसार इसको घटा देते हैं, तो घटाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ कितना आ जाता है? a प्लस सी प्लस ई प्लस, अब 2 ही लिखा रहने दीजिएगा, 2b प्लस 2d प्लस 2f, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है कितनी आ जाती है? 62 आ जाती है। तो जैसे घटाएंगे, ये ध्यानपूर्वक घटाइएगा, ऊपर 2b था, 2b से 2b कट जाता है, और 2d से 2d कट जाता है, और 2f से 2f कट जाता है। देखिए 2a में से a जाता है, यहाँ a आएगा प्लस, और यहाँ पर देखिएगा 2c में से c जाता है तो c आ जाता है। इसी प्रकार से 2e में से e जाता है तो यहाँ e आ जाता है, और जैसे इसे घटाते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है? 8 आ जाता है, और यहाँ पर 4 आ जाता है। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट की बात करें, जो केवल यहाँ पर देखिएगा, केवल की बात करें, केवल फिजिक्स को चुनने वाले कितने छात्र हैं, और केवल बायोलॉजी को चुनने वाले केवल कितने छात्र हैं, और केवल केमिस्ट्री को चुनने वाले कितने छात्र हैं, उनका योग कितना है हमारे पास? तो यहाँ पर क्या है? ये ए है प्लस सी है प्लस ई बराबर कितना है? यहाँ पर 48 है। जिन्होंने केवल एक सब्जेक्ट को चुना उनका सम कितना आ जाता है? 48 आ जाता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये पूछा गया है, देखिएगा, कि एक इस स्कूल के क्लास 11 के एक छात्र देखिएगा ने इन तीनों विषयों में से ठीक एक विषय चुना गया। तो बताइए कितने छात्र हैं जिन्होंने एक विषय को चुना है? तो 48 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 48। जिन्होंने एक सब्जेक्ट को चुना है, और टोटल कितने थे? 60 थे। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ जानते हैं, देखिएगा 12 से डिवाइड करिए, 12 चौक 48 होता है, 12 पंजे 60 होता है। जैसे देखिए 5 से 4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.8। ये इसका आंसर हो जाता है। हम कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं, ध्यान पूर्वक इसको करेंगे तो हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगाता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगे? तो अब बताइएगा कितने शॉट लगाता है? 8 शॉट लगाता है। तो 8 शॉट जब लगाता है, इसमें से वह 5 बार निशाना लगा पाता है, निशाना लगा पाता है। तो हम कह दें कि उसके निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी? तो उसको हम कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बताइएगा 8 शॉट में से कितने पर निशाना लगा पाता है? 5। तो ये किसका? निशाना लगाने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं निशाना ना लगाने की कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकाल लीजिएगा, तो यह कितना हो जाता है? 1 माइनस के 5/8। तो 8 ही का ना 8, 8 में से कितना चला जाता है? 5 चला जाता, तो कितना बचा है? 3 बचा है। तो अब एक बात बताइए, निशाना ना लगाने का प्रायिकता कितनी होगी? 3/8 होगी। चाहे आप इसको ऐसा कह दीजिएगा, इस पूरे को कितना मान लो? यहाँ x मान लो, और इस पूरे को कितना मान लीजिएगा? y मान लीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कह पाते हैं। वो कहता है यदि वह 10 शॉट फायर करता है, तो बताइए कितने शॉट फायर करता है वह? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वह 10 फायर करता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 2 बार निशाना लगे? तो अब एक बात बताइएगा, जब वह 10 फायर करता है तो हमें ये नहीं पता कि जो फायर किया है, क्या पता पहला ही क्या हो जाता है? निशाने पे लग जाए।
दूसरा ना लग पाए, या पहला भी निशाने पे लग जाए, दूसरा भी निशाने पे लग जाए, बाकी निशाने पर ना लग पाए, तो आप कह सकते हैं तीसरी बार निशाने पे लग जाए, चौथी बार ना लग पाए। तो आप बताइएगा टोटल कितनी कंडीशन है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं टोटल कंडीशन कितनी है, 10 है, और 10 में से कितने को चुनना है, 2 को चुनना है, जिसमें निशाना लग पाए। तो बताइएगा तो निशाना लगने की प्रायिकता कितनी थी। तो आप कह सकते हैं निशाना लगेगा तो उसकी प्रायिकता कितनी है, एक्स, और दूसरी बार भी एक्स होगी। तो जब निशाना ना लगने की प्रायिकता कितनी मानी है अपने, बाई, तब कितनी बार बाई आएगा, ये 8 बार, क्योंकि टोटल कितने शॉट लगाए जाते हैं, 10। तो अब बाई गुणा बाई गुणा बाई, और इसी प्रकार से यहाँ कितनी बार आएगा ये। तो आप कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 10c2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा बाई की पावर कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो टोटल शॉट की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। अब बताइए इसका मान कितना था हमारे पास, पहले 10c2 का मान निकाल लेते हैं। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल बटे 10 में से 2 गया तो यहाँ 8 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं 10 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बटे 8 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाता है, तो फिर कितना आएगा, 10 गुणा 9 बटे 2, 2 से डिवाइड करिए यहाँ 5 आ जाता है, और 9 पंजे 45 हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, 45 आएगा। अब गुणा देखिएगा x का मान कितना था, 5/8 था, तो यहाँ कितना आ जाता है, 5/8 की पावर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कितना था, 3/8 की पावर यहाँ पर हो जाता है 8 हो जाता है। तब एक बात बताइए, इसको ही तो सोल्व करना है। तो हम ये कह सकते हैं 45 गुणा 5 की पावर 2 लिख लीजिएगा, और नीचे 8 की पावर 2 लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 की पावर क्या लिख लीजिएगा, 8 लिख लीजिएगा, और यहाँ 8 की पावर 8 लिख लीजिएगा। तब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू जाती है, 45 गुणा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं। अब 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से 3 3 9 3 27 3 81, तो 81 का हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं। अब बताइएगा 81 गुणा 81, तो यहाँ कितना आएगा, इस प्रकार से वर्ग आप किसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 0 1 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। देखिए 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना आ जाता है, 1, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 6 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम प्रॉपर वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 6561 लिख सकते हैं। अब बटे 8 यहाँ 2 है, यहाँ यहाँ 8 है, तो 8 की पावर कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिएगा हमारे पास वैल्यू, देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी। तो अब एक बात बताओ, इसने 8 की 3 की पावर में दिया है, तो गुणा करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, इसको ऐसा ही लिखा रहने दीजिएगा। केवल किसकी गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है, 45, और यहाँ पर कितना आ जाता है, 25, और 3 की पावर 8 लिखा रहने दीजिए, क्योंकि आंसर में इसी प्रकार से है। और नीचे कितना आ जाता है, 8 की पावर 10 हो जाता है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर कितना आएगा, 45 और 25 की गुणा कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 5 पंजे 25 होता है, 20 2 22 हो जाता है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ 90 हो जाता है, तो यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 1125। कितना हो जाता है यहाँ पर, 1125। 1125 गुणा 3 की पावर 8 और बटे 8 की पावर 10 हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब ऑप्शन के अनुसार देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो बताइए 1125 गुणा 3 की पावर 8 की पावर बटे 8 की पावर 10 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बॉक्स में 10 समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जिनमें से 4 खराब हैं। तो बताइएगा एक बॉक्स में 10 समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे, जिनमें से 4 खराब। तो आप कह सकते हैं सही उपकरण कितने होंगे, 6 सही होंगे। आगे कहता है यदि पहले से ही निकाली गई इकाई को बदले बिना बॉक्स से
3 उपकरण चुने जाते हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि चयनित उपकरण में से 2 उपकरण खराब हैं। तो बताइएगा कितने सिलेक्ट किए जाते हैं, इनमें से 3 सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन 3 में से 2 खराब होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं खराब कितने थे, 4। तो 4 में से 2 को चुनना है। तो आप कह सकते हैं फिर सही में से 1 को चुनना पड़ेगा, तभी तो 3 उपकरण निकाले जाएंगे। तो टोटल उपकरण कितने थे, 10C3। आप जानते हैं 4C2 का मान कितना होता है, 6 होता है। और 6C2 का मान, सॉरी 6C1 का मान कितना होगा, 6 होगा। और 10C3 का मान हम निकाल लेते हैं। तो कितना फैक्टोरियल आएगा, 10 फैक्टोरियल बटे 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7। और गुणा 3 फैक्टोरियल। तो 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाता है। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिया 9 हो जाता है। 2 से डिवाइड करिए 4 आ जाता है। तो टोटल कितना आएगा, 120 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं 4C2 का मान कितना आता है, 6। और इसका मान 6 आएगा, डिवाइड बाई 120। 6 से डिवाइड करिए, नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। नीचे कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। यही इसकी प्रायिकता हो जाती है। आंसर हो जाता है 3/10, इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 खराब पेन गलती से 319 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। तो बताइएगा 29 खराब पेन 319 सही पेन में मिल जाते हैं। तो बताइए जब इसमें ये मिलेंगे तो टोटल पेनों की संख्या कितनी हो जाती है। तो 319 प्लस 29 बराबर कितना हो जाता है, 348 पेन बन जाते हैं। आगे कहता है देखिएगा, केवल पेन को देखकर यह बता पाना संभव नहीं है कि यह खराब है या सही है। आगे उसने कहा इस ढेर में से एक पेन निकाला जाता है तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाला गया पेन अच्छा है। तो बताइएगा, तो हम ये कह सकते हैं अच्छे पेन कितने थे टोटल, 319 में से एक पेन को चुनना है। और टोटल पेन कितने हैं, 348 हैं। तो 348 में से एक को चुना गया है। तब एक बात बताइएगा, इसका मान कितना होगा, 319 होगा। और इसका मान कितना हो जाता है, 348 हो जाता है। अब बताइए इसको हम जैसे हम डिवाइड करेंगे, तो जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो मान कितना आ जाता है, 11/12 हो जाता है। आप इसको प्रॉपर डिवाइड कर लीजिएगा तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 11/12 सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी और उसकी पत्नी एक ही पद पर 2 रिक्तियों के लिए इंटरव्यू में शामिल होते हैं। पति के चयन होने की प्रायिकता 1/7 है और पत्नी के चयन होने की प्रायिकता 1/5 है। तो उनमें से केवल एक के चुने जाने की प्रायिकता क्या है। तो बताइएगा आदमी के चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/7 है। लेकिन उसकी पत्नी की चुने जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/5 है। तो अब बताइए इसको हम बी मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कितना है, 1/5 है। तो आदमी की ना चुने जाने की प्रायिकता क्या है, तो देखिएगा निकाल लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना है, 1 माइनस के 1/7 कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो 1 माइनस के 1/5। तो यहाँ पर देखिएगा पत्नी के न चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/5 होगी। अब एक को सिलेक्ट होना है तो हम ये कह सकते हैं यदि उसका पति सिलेक्ट होगा, पति सिलेक्ट होगा तो पत्नी सिलेक्ट नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश आ जाता है। यदि उसकी पत्नी सिलेक्ट होगी तो उसका पति सिलेक्ट नहीं होगा।
हम कह सकते हैं यहाँ पर ये रिलेशन बन जाता है, बस सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा इसका मान हमारे पास है तो कहेंगे 1/7 गुणा इसका मान कितना होगा 4/5 होगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी 1/5 है गुणा 6/7 हो जाता है। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा, इसका भी 35 इसका भी 35 डायरेक्टली लिख दीजिएगा। तो ऊपर यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना आ जाता है 6 आ जाता है। हम कह सकते हैं 10/35 हो जाता है, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 सत्ते 35 हो जाता है और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टोकरी में 10 सेब और 20 संतरे हैं। तो बताइएगा एक टोकरी में 10 सेब हैं और 20 संतरे हैं, 20 संतरे हैं। आगे उसने कहा जिनमें से 3 सेब और 5 संतरे खराब हैं। तो बताइएगा 3 तो सेब खराब है, 3 सेब क्या है खराब है, तो सही सेब कितने होंगे 7 सेब सही होंगे। इसी प्रकार से संतरे 5 संतरे क्या है खराब हैं, तो सही कितने होंगे 15 सही होंगे। आगे कहता है यदि हम 2 फल चुनते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या है कि या तो वह दोनों संतरे हों। तो बताइए 2 फल चुनने हैं तो संतरे होंगे, तो बताइए संतरे टोटल कितने थे 20 थे, तो 20 में से दोनों संतरे होंगे, या आगे कहता है दोनों दोषपूर्ण नहीं हैं। तो बताइए दोषपूर्ण नहीं होंगे तो वह ये भी सही होंगे और ये भी सही होंगे। तो बताइए सही फल कितने हैं, तो 22 और 22 में से 2 होंगे। अब एक बात बताइएगा, लेकिन आप बताइए जब हम इसमें बात करते हैं तो कुछ फल ऐसे हैं जो दोनों जगह काउंट हुए हैं, और वह कौन से हैं संतरे जो सही वाले इसमें भी थे और इसमें भी थे। तो अब एक बात बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 20C2 बटे टोटल फल कितने थे 30C2, या का मतलब प्लस आ जाता है, तो यहाँ कितना आएगा 22C2 बटे 30C2, और इनमें से वो फल निकाल देंगे जो दोनों जगह काउंट है, वह कौन से हैं 15C2 बटे 30C2 हो जाता है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं और हमारे पास वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बताइएगा 20C2 का मान कितना होगा निकाल लेते हैं, तो 20 फैक्टोरियल आएगा बटे 18 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 गुणा 19 गुणा 18 फैक्टोरियल बटे 18 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। 18 से 18 कट जाता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 190 आ जाता है। इसी प्रकार से हम 22C2 का मान निकालते हैं, 22C2 का मान जैसे निकालेंगे तो कितना फैक्टोरियल आएगा 22 फैक्टोरियल बटे 20 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणा 21 बटे 2, और जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या है 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाता है, टोटल वैल्यू आ जाती है। अब हमें 15C2 का मान निकालना है, किसका निकालना है 15C2 का मान निकालना है, तो ऊपर कितना हो जाता है 15 गुणा 14 और बटे 2 हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा 107 आता है। इसी प्रकार से 30C2 का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा 30 गुणा 29 बटे 2, 2 से डिवाइड करिए 15 आ जाता है, 15 नंबर 135 होता है, और 15 दूनी 30, और 30 में हम कितना जोड़ दें तो आप कहते हैं 43 हो जाता है, तो 435 हो जाता है। सब आपके पास प्रॉपर वैल्यू है, बस आप सोल्व कर दीजिएगा। तो बताइएगा यहाँ पर कितना हो जाता है 20C2 का मान कितना था 190 बटे 435, प्लस यहाँ पर कितना था 231 बटे 435, माइनस के 105 था ये, यहाँ कितना है 105 है, 105 बटे कितना हो जाता है 435 हो जाता है। अब सब कैल्शियम कितना होगा 435 होगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो हम बताइए यहाँ पर कितना आएगा 1 9 और 3 12 दिखे हो जाता है, तो यहाँ 2 आ जाता है, यहाँ कितना आएगा 4, 421 माइनस के 105,
तो 11 में से 5 गया तो 6 आ जाता है, यहाँ 1 आता है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है, और बटे 435 हो जाता है। और ये इसका सही आंसर हो जाता है, 316 बटे 435 इसका सही आंसर हो जाता है, पहला इसका सही आंसर होगा। चलते हैं देखिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है पहली 11 प्राकृतिक संख्याओं में से दो पूर्णांकों का चयन किया जाता है। तो बताइएगा कितनी पहली 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो पहली 11 प्राकृतिक संख्या लिखी, इनमें से दो को चुनना है। आगे कहता है यदि पूर्णांकों का योग सम हो, तो हम जानते हैं सम और सम को जोड़ा जाए तो उनका योग क्या होता है, सम होता है। इसी प्रकार से विषम संख्याओं को विषम के साथ जोड़ा जाए तब भी उनका योग क्या होता है, सम होता है। तो उसने कहा दो पूर्णांकों का योग सम हो और दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो पहला हमें ये पता होना चाहिए जो नंबर हमने लिखे हैं उनमें से विषम कौन कौन से हैं। तो ये विषम 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो बताइएगा यहाँ पर कितना है, 1 3 5 7 और यहाँ 9 और 11 है। तो बताइएगा टोटल विषम कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो बताइएगा सम कितने रहेंगे, तो सम होंगे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 10 हो जाता है। तो टोटल सम की संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। अब उसने कहा दोनों संख्या विषम हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बताइएगा 6 में से 2 को ही तो सिलेक्ट करना है। अब हम ये जानते हैं, देखिएगा जो सिलेक्ट किया गया है वह क्या है, 6 में से है, तो नीचे क्या आएगा 6C2 या देखिए 5C2, क्योंकि उसने कहा सम होना चाहिए योग। तो आप कह सकते हैं सम संख्या और सम संख्या को जोड़ा जाए तब भी सम होता है। तो आप कह सकते हैं इसका भी योग सम होगा और इसका भी योग भी सम होगा। तो नीचे ये आएगा, गुणा नहीं आएगा। तो बताइएगा हम कह सकते हैं 6C2 का मान कितना होगा, 6C2 का मान तो ऊपर कितना आएगा, 6 गुणा 5 बटे 2 ही आएगा। तो डिवाइड करेंगे यहाँ कितना होगा, 3 और 3 पंजे 15 हो जाता है। इसी प्रकार से इसका मान 15 होगा, 5C2 का मान निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 4 बटे 2 प्रॉपर खोलेंगे तो यही आएगा, तो 10 आ जाता है। अब एक बात बताइएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी, और नीचे क्या आएगा 15 प्लस 10, तो ऊपर 15 आएगा, नीचे क्या आ जाता है 25 आ जाता है। 5 से डिवाइड करिएगा, 5 तिया 15 होता है, 5 पंजे 25 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/5 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कंपनी के 5 सेल्समैन ABCDE। तो बताइए कंपनी के कितने सेल्समैन हैं, 5 है, A है, B है, C है और D और E। 5 सेल्समैन को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए 3 सदस्यीय व्यापार प्रतिमंडल के लिए चुना जाता है। तो ए के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। इसका मतलब 3 चुने जाने हैं, उनमें से ए फिक्स होना चाहिए। तो आप कहेंगे एक तो फिक्स है, तो बचे कितने, 2, क्योंकि चुने कितने जाने हैं, 3 चुने जाने हैं। तो 2 जो सिलेक्ट होंगे वो इनमें से तो सिलेक्ट होंगे, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। तो आप कहेंगे बचे कितने हैं, 4, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। और टोटल कितने थे, 5, 5 में से कितने को चुना गया है, 3 को चुना गया है। बस यही इसका आंसर हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4C2 बटे 5C3। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, 4C2 का मान कितना होगा, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। देखिए ऊपर का मान कितना होगा, 24 होगा, और नीचे 2 गुणा 2 हो जाता है। जैसे डिवाइड करेंगे कितना मान आएगा, 6 आएगा। इसी प्रकार से 5C3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। इसका मान क्या आएगा, 120 आएगा, बटे 2 गुणा 6। इसको इससे डिवाइड करें कितना मान आएगा, 10 आएगा।
तो बताइए ऊपर कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो 6 आनी चाहिए, और नीचे कितना मान आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है 6 दूनी 12, देखिएगा तो नीचे मान आना चाहिए 10 आना चाहिए, 2 से डिवाइड करिएगा, ऊपर कितना आएगा 3 और नीचे 5 आ जाता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 3/5 इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बैग में 2 लाल, 3 हरी और 2 नीली गेंद हैं। तो 2 क्या है, लाल गेंद है, आगे कहता है 3 हरी गेंद है और 2 नीली गेंद है। उसने कहा 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद कोई भी नीली ना हो। तो बताइए कितनी गेंद सेलेक्ट की जाती है, इनमें से 2 गेंदें सेलेक्ट की जाती है, लेकिन उसने कहा जो सिलेक्ट की जाती है वह नीली नहीं होनी चाहिए। तो हम कहेंगे तो वह लाल भी हो सकती है और हरी भी हो सकती है। तो टोटल कितनी हुई है यहाँ पर, 5 गेंद में से 2 को सिलेक्ट करना है, और टोटल गेंद कितनी थी, 5 और 2 7, 7 में से कितने को सिलेक्ट किया गया है, 2 को सिलेक्ट किया गया है। तो हम जानते हैं 5C2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ कितना आता है 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 2 और 5 दूनी 10 हो जाता है। इसी प्रकार से 7C2 की वैल्यू निकालेंगे, या डायरेक्ट लिख लीजिए 7 गुणा 6 बटे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करिए 3 आएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 21 आती है। तब एक बात बताइएगा, इसका मान कितना था 10 था, और इसका मान क्या था 21 था, और ये इसका सही आंसर हो जाता है, 10/21 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वृत्त पर 10 बिंदु स्थित हैं, दोनों को मिलाने पर इन 3 बिंदु, देखिए इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो बताइए कितने हैं, टोटल बिंदु कितने हैं 10 हैं, और हम जानते हैं त्रिभुज के लिए 3 बिंदु मिलाए जाते हैं। तो 10 में से कितने को सिलेक्ट कर लो, 3 को, तो त्रिभुज बन जाता है। अब इसको ही हम खोल देते हैं, ऊपर कितना आएगा 10 फैक्टोरियल बटे 10 में से 3 जाता है तो 7 फैक्टोरियल गुणा, तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। 7 से 7 कट जाता है, यहाँ कितना आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 6 हो जाता है। 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120 हो जाता है। तो कितना आंसर होगा इसका 120 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है। तो बताइएगा 10 क्या है, काली और 5 सफेद गेंद है। आगे कहता है 2 गेंद को एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के कलश से निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, निकाली गई गेंद काली हो। तो बताइए 2 गेंदें निकाली जाती हैं एक के बाद एक, अब बिना प्रतिस्थापन के मतलब वापस नहीं रखा जाता है, फिर दूसरी गेंद निकाल ली जाती है। तो बताइएगा आपसे प्रायिकता पूछी दोनों गेंद काली हूं, तो बताइएगा जब पहली गेंद निकाली जाती है तो गेंद कितनी, कोई सी भी 10 में से कोई सी भी आ सकती है, तो टोटल गेंद कितनी रहती है 15। लेकिन जब पहले काली निकल चुकी है तो गेंद कितनी रह चुकी होंगी काली द्वारा में 9, 9 में से कोई सी आ सकती है, मगर टोटल गेंदों की संख्या भी कितनी हो जाती है 14 हो जाती है, क्योंकि पहली बार में 15 होंगी, बाद में कितनी रह जाती हैं 14 रह जाती हैं। बस इसी को सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से डिवाइड करिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15, 2 से डिवाइड करिए यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करिए यहाँ पर 3 हो जाता है, तो ऊपर कितना आएगा 3/7 इसका आंसर हो जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो 8 का योग प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करिएगा। तो अब बताइएगा 2 पासे फेंके जाते हैं, तो हम जानते हैं जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो सरफेस कितनी होंगी 6 सरफेस होंगी।
तो टोटल कंडीशन कितनी बन सकती है, 5 से कितने हैं 2, तो 6 की पावर n हो जाता है, तो यहाँ 6 की पावर 2 हो जाता है, तो 6 छंग कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। लेकिन उसने कहा वह सतह लेनी है जिन सतहों का योग 8 हो जाए, तो बताइएगा। तो आपने कहा पहले पासे पर यदि 2 हो और दूसरे पासे की सतह पर 6 हो तो 8 बन जाता है। इसी प्रकार से यदि पहली सतह पर 3 आए तो दूसरी पर कितनी आ जाए, तो 5, तब भी योग कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। इसी प्रकार से 4 और 4 तब भी 8 हो जाता है, और फिर 5 और 3 तो 8 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 और 2 भी क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो कितनी सतह निकली, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी सतह है, 5 है। और टोटल कंडीशन कितनी है, 36 है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाता है, 5/36 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काले रंग के राजा और रानी को ताश के 52 पत्तों से निकाल दिया जाता है। बचे हुए कार्ड को अच्छी तरह से फेंट कर एक कार्ड निकाला जाता है, तो हुकुम का कार्ड प्राप्त करने के लिए क्या प्रायिकता होगी। तो बताइएगा राजा जो है वह कौन से कलर का निकाला जाता है, काले कलर का निकाले जाते हैं। तो बताइए काले कलर के राजा कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसी प्रकार से रानी निकाली जाती है और वह भी काले कलर की हैं, तो कितनी रानी होंगी, 2 रानी होंगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं गड्डी से कितने पत्ते निकाले जाते हैं, 4। तो टोटल गड्डी में पत्ते कितने होते हैं, 52, 52 में से 4 निकाल दी जाते हैं, तो कितना हो जाते हैं, 48 पत्ते रह जाते हैं। लेकिन आपसे जो प्रायिकता पूछी है, जो कार्ड निकाला जाए वह हुकुम का प्राप्त होना चाहिए। तब एक बात बताइए, हुकुम के टोटल पत्ते कितने होते हैं, तो आप जानते हैं 13 होते हैं। और हुकुम का कलर किस प्रकार का होता है, काले कलर का होता है हुकुम का पत्ता। तो बताइएगा तो 13 में से कितने पत्ते तो चले गए हैं, राजा भी चला गया है हुकुम का और रानी भी चली गई है, तो आप कह सकते हैं पत्ते कितने बचे हैं हुकुम के, 11। तो 11 में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है जो निकाला गया है, तो ऊपर क्या आएगा 11। और टोटल पत्ते कितने थे जब निकाले गए थे, तो 48 पत्ते थे। तो यही इसकी प्रायिकता हो जाती है हुकुम के पत्ते आने की। तो 11/48 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा एक बैग में 1 2 3 30 की संख्या वाली गेंद है। तो आगे कहा है देखिएगा 1 से लेकर 2 3 और कहां तक की गेंदें, 30 तक की गेंदें हैं। तो कहता है बैग में से एक गेंद निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य है। इसका मतलब जो गेंद निकाली जाती है तो वह 4 या 6 से विभाज्य मतलब डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 4 से विभाज्य संख्या देख लेते हैं। तो बताइए 4 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 4 होती है, 8 होती है, 12 होती है, 16 20 और यहाँ 24 28, ये संख्या हो सकती है जो गेंद निकाली जा सकती है। यदि इनमें से कोई गेंद निकलती है वह 4 से डिवाइड हो जाती है। तो कितनी गेंदें हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गेंद ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड होंगी 1 से लेकर 30 तक। इसी प्रकार से 6 से निकाल लेते हैं, 6 से डिवाइड होने वाली गेंदें कौन सी होंगी, पहली 6 होगी, 12 18 24, फिर कितनी हो जाती है 30। तो बताइएगा 6 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होंगी, 5 होंगी। तो बताइएगा 7 में से कोई सी भी हो सकती है, तो 7 बटे कितना हो जाता है नीचे, टोटल गेंद कितनी थी 30। फिर देखिएगा तो वो कहता है या का मतलब बीच में प्लस होता है, तो 5 में से कोई सी भी हो सकती है 30 में से। लेकिन कुछ गेंद ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, एक कौन सी है 12, 12 इसके अंदर भी काउंट की जा रही है और 12 इसके अंदर भी काउंट की जा रही है। तो बताइएगा 24 इसके अंदर भी काउंट की जा रही है, 24 इसके अंदर भी काउंट की जा रही है। तो बताइए एक गेंद दो जगह काउंट होगी तो गलत हो जाता है। तो 2 गेंद ऐसी हैं जो दोनों में काउंट है, तो 2 बटे कितना 30 निकाल दीजिएगा। तो हम जानते हैं एलसीएम कितना आएगा इसका, 30 ही आएगा। अब 12 में से 2 निकाला तो बचा कितना है 10, 0 से 0 डिवाइड हो जाता है, तो कितनी प्रायिकता होगी 1/3, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
एक वृत्त की परिधि के चारों ओर 10 बिंदु समान रूप से रखे गए हैं। मान लीजिए कि ए और बी इनमें से दो बिंदु इस प्रकार हैं कि वे व्यास के अंतिम बिंदु हैं। तो बताइएगा, एक ये वृत्त है, तो आप व्यास कब होता है, जब सेंटर से होकर जाए। तो अंतिम बिंदु मतलब एक ये है और एक बी ये है। कुछ भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। आगे उसने कहा है, उनमें से देखिएगा, यदि इनमें से तीन बिंदु का प्रयोग करके त्रिभुज बनाया जाता है तो क्या संभावना है कि यह पूरी तरह से AB की तरफ स्थित होगा। तो बताइए, त्रिभुज बनने के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अब ये बताइएगा, इधर हो या इधर हो, 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपसे ये पूछा है जिनमें AB शामिल हो, तो बता सकते हैं टोटल पॉइंट्स कितने होने चाहिए, 3। और 3 में से 2 तो फिक्स है, बस एक कोई तो सिलेक्ट करना है, तो वह कोई सा भी हो सकता है। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 1/3 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ताश के 52 पत्तों के एक पैकेट से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो बताइएगा टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 है, और उनमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो एक कार्ड जो लाल और एक कार्ड काले होने की प्रायिकता पूछी है। तो आप जानते हैं 52 पत्तों में से काले कार्ड्स कितने हैं, 26 होते हैं। फिर आपको ये पता है, और लाल कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब बताइएगा, उनमें से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, ये तो है बताया गया, पहला कार्ड्स काला हो या पहला लाल हो। तो आप कह सकते हैं, यदि पहला कार्ड काला है तो 26 में से कोई सा भी हो सकता है। तो आप कहेंगे टोटल कितना आएगा, 52 आएगा। तो आप कहेंगे दूसरा कार्ड क्या होगा, लाल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 26। लेकिन कार्ड्स कितने रह चुके हैं, 51 रह चुके हैं। या ऐसा हो सकता है कि पहला कार्ड्स क्या हो, लाल हो। यहाँ पर पहला कार्ड्स कौन सा था, काला था, और ये क्या था, लाल था। इसी प्रकार से पहला कार्ड्स क्या हो, लाल हो, तो लाल होंगे तो 26 में से कोई सा भी हो सकता है, 26/52। तो पक्का दूसरा क्या होगा, यहाँ पर काला होगा। तो यहाँ कितने, 26/51 हो जाता है। तो बताइएगा, जैसे हम देखिए इसे क्या डिवाइड करें, 26 से इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसी प्रकार से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो हम कह सकते हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। यहाँ भी 13 है। तो 13 क्या हो जाता है, 51, प्लस 13/51 हो जाता है। एलसीएम कितना आता है यहाँ पर, 51 हो जाता है, ऊपर 26 हो जाता है। तो 26/51 प्रायिकता हो जाती है, और ये इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 9 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े हैं, तो कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 9 खड़े हैं। उनमें से 2 हमेशा एक साथ रहेंगे। तो इसका मतलब 2 की पोजीशन फिक्स है। तो आप कह सकते हैं 2 जने फिक्स हैं, तो बच्चे कितने, 7 स्थान होंगे। तो 7 में से कोई सा भी आ सकता है। बटे, अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब 2 जनों की फिक्स पोजीशन है, इसका मतलब ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। तो इनको क्या मान लिया जाता है, जब भी उठाए जाएंगे तो एक साथ उठाए जाएंगे। तो एक ये 2 हो जाता है, 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 8 फैक्टोरियल नीचे आ जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा, 8 गुणा 7 फैक्टोरियल। 7 से 7 कट जाता है, यहाँ बचेगा 2, और नीचे 8। डिवाइड करेंगे कितना माना, 1/4 हो जाता है। यह इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो क्या संभावना है कि दोनों सतह पर संख्या का योग 4 या 6 से विभाज्य हो। तो बताइएगा, जब 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक पासे में कितनी सतह होती है, 6। तो टोटल कंडीशन निकालनी है, तो 6 की पावर n हो जाता है। मगर कितनी बार फेंका जाता है, 2 बार। तो कितनी कंडीशन हो जाती है, 36 हो जाती है। लेकिन उनमें से कंडीशन कौन सी लेनी है, सवाल के अनुसार लेनी है। उसने कहा है दोनों सतह पर संख्याओं का योग 4 या 6 से डिवाइड हो। तो बताइएगा, हम कहते हैं 4 से
सतह का योग डिवाइड होगा, 4 से विभाज्य होगा, तो कब होगा? जब सतहों का योग कितना हो, 4 हो या 8 हो या हम कह सकते हैं 12 हो, या 12 से ज्यादा तो हो नहीं सकता दो सतह का योग। हम कह सकते हैं यदि सतहों का योग 4 होता, 8 होता या 12 होता, तो दोनों सतह का योग किससे कट जाता? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 4 से। तो बताइए जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो सतह का योग 4 आएगा, तो किस प्रकार से आ सकता है? पहले पर 1 आए सतह पर, दूसरे पे कितना जाए? 3, तभी तो योग 4 हुआ होगा। हम कह सकते हैं पहले पर भी 2 आए और दूसरे पे भी 2 आए, तभी योग कितना होगा? 4 होगा। या पहले पर 3 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, तभी क्या होगा? योग 4 होगा, अन्यथा 4 नहीं हो सकता। तो आप कह सकते हैं ये सतह का योग 4 हुआ, ये 3 कंडीशन बनी। इसी प्रकार से 8 होना चाहिए। तब एक बात बताइएगा, हम ये कह सकते हैं 8 होने के लिए देखिएगा, तो आप कहेंगे पहली सतह पर 2 हो तो दूसरी पर क्या हो जाए? 6, तो दोनों का योग 8 हो जाता है। 3 और 5 भी कितना होता है? 8 होता है। कह सकते हैं 4 और 4 भी कितना होता है? 8 होता है। इसी प्रकार से 5 और 3 भी कितना होता है? 8 होता है। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है? 6 और 2 भी कितना होता है? 8 हो जाता है। अब ये देखिएगा 12 योग तभी हो सकता है जब दोनों सतह पर क्या हो? 6 और 6 हो, तभी 12 हो सकता है। ये सारी की सारी सतह किससे डिवाइड होती हैं? 4 से डिवाइड होती हैं। इसी प्रकार से हम किससे निकालेंगे? 6 से डिवाइड होने वाली निकालेंगे, 6 से विभाज्य। अब एक बात बताइए, 6 से डिवाइड कब होगी सतह? जब दोनों सतह का योग कितना हो? 6 हो या 12 हो। तब एक बात बताइए, सतह का योग 6 कब होगा? जब पहले पर 1 लिखा हो और दूसरे पर 5 लिखा हो, या 2 लिखा हो, 4 लिखा हो। तो हम कह सकते हैं 3 और 3 भी क्या होता है? 6 होता है। फिर 4 और 2 भी 6 होता है, और 5 और 1 भी 6 होता है। इसी प्रकार से यहाँ कितना 12 बनना चाहिए, तो 6 और 6। तो अब बताइएगा 6 से डिवाइड होने वाली कितनी सतह टोटल आई हैं? तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो कितनी सतह है यहाँ पर? 6 सतह ऐसी हैं जो 6 से डिवाइड होंगी। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सतह ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड होंगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो 9/36 कितना हो जाता है? 9/36, या का मतलब बीच में प्लस आएगा, और 6 बटे यहाँ कितना हो जाता है? 36। लेकिन एक सतह ऐसी है जो दोनों में काउंट है, 6 इसमें भी काउंट है और 6 और 6 इसमें भी, और 6 उसमें भी है। और तो कोई सतह ऐसी नहीं जो दोनों में काउंट हो, तो हम कह सकते हैं 1/36 हो जाता है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा? 36 हो जाता है। अब यहाँ 15, 15 में से 1 गया तो 14 हो जाता है। डिवाइड करिएगा तो ऊपर कितना आ जाता है? 7 आ जाता है, नीचे 18 हो जाता है। तो कितना आंसर होगा इसका? 7/18 सही आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं ध्यानपूर्वक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गैर लीप ईयर वर्ष में, गैर लीप ईयर वर्ष में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गैर लीप ईयर वर्ष में 53 मंगलवार या 53 बुधवार होने की प्रायिकता ज्ञात करेगा। तो गैर लीप ईयर का मतलब होता है नॉन लीप ईयर, और नॉन लीप ईयर में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब बताइए 365 दिन है, तो हम कह सकते हैं सप्ताह कितने होंगे? 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह आएंगे। तो बताइएगा और एक दिन बच जाता है। अब उसने कहा 53 मंगलवार, तो आप कह सकते हैं 53 मंगलवार तभी हो सकते हैं जब वर्ष का पहला दिन, पहला दिन क्या हो? मंगलवार हो। तो आप कह सकते हैं यदि मंगलवार होगा तो 52 सप्ताह ये हो जाते हैं, और ये अगले सप्ताह का पहला दिन हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाता है? मंगलवार होगा। तो बताइएगा इसके मंगलवार होने की क्या प्रायिकता है? तो 7 दिन का सप्ताह होता है, तो 1/7 हो जाती है। इसी प्रकार से वो कहता है या बुधवार हो, तो आप कह सकते हैं बुध भी कितने होंगे? 53 तब होंगे जब पहला दिन वर्ष का
पहला दिन वर्ष का क्या होगा, बुध होगा। तो बताइएगा, तो इसकी भी कितनी प्रायिकता हो जाती है, 1/7, या तो ये होगा या ये होगा। हम लिख सकते हैं 1/7 या 1/7, और दोनों को जोड़ देते हैं, 1/7 प्लस 1/7 बराबर कितना हो जाता है, 2/7, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 गेंदों के एक बैग में, बताइए गेंद कितनी है, 36 गेंद है, जिसमें 30 हरी गेंद है, 2 नीली गेंद है, और शेष क्या है, लाल है। तो शेष कितनी बची होंगी, तो आप कहेंगे 4 लाल होंगी। आगे उसने कहा यदि पहली गेंद नीली है, इसका मतलब पहली गेंद फिक्स है, नीली ही है, तो दूसरी लाल होने की प्रायिकता पूछी है। तो बताइएगा, तो लाल कितनी गेंद है, 4, 4 में से कोई सी हो सकती है, लेकिन पहली गेंद नीली है, तो गेंद कितनी बची होंगी, 35 बची होंगी। तो नीचे क्या जाता है, 35 आ जाता है। तो 4/35 दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि गेंदों के थैले में लाल गेंद मिलने की प्रायिकता 1/9 है, तो कुल गेंद 45 है, तो उनमें से कितनी गेंदें लाल नहीं है। तो बताइए लाल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/9। तो यह प्रायिकता कौन सी है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता है। तो बताइए टोटल गेंद कितनी है, 45 है। यदि इसे 45 बनाया जाए तो 5 से नीचे गुणा करेंगे, 5 से ऊपर गुणा करेंगे, तो टोटल गेंद कितनी हो जाती है, 45। और 45 में केवल लाल गेंद कितनी होंगी, 5 होंगी। तो बताइए 45 में से केवल लाल गेंद 5 है, तो आपसे पूछा क्या है, तो इनमें से कितनी गेंदें लाल नहीं है। तो 45 में से आप कितना घटा दीजिएगा, 5 घटा दीजिएगा। तो लाल गेंद कितनी नहीं होंगी, 40 नहीं होंगी, और ये हमसे पूछा गया था, आंसर कितना हो जाता है, 40 इसका आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक थैले में 20 गेंदें हैं। तो बताइए एक थैला है जिसमें 20 गेंदें हैं, 8 गेंद हरी गेंद है, 7 सफेद गेंद है, और 5 लाल गेंद है। आगे उसने कहा है आंख बंद कर थैले से न्यूनतम कितनी गेंदें निकालना आवश्यक है, किसी को भी बिना बदले, जिससे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद निकल सके। तो अब एक बात बताइएगा, इसका मतलब इसमें से कितनी गेंदें निकाल सके, देखिएगा उसने कहा है उसे सुनिश्चित हो कि प्रत्येक अलग अलग की कम से कम एक गेंद निकल सके। यदि आप कहते हैं कि 8 गेंद निकाली गई, तो हम कह सकते हैं ये संभावना होगी कि आठों की आठों हरी भी हो सकती हैं। यदि आप कहते हैं तो ये 8 गेंद निकाली गई, तो हो सकता है, ये लिख सकते हैं, हो सकता है कि जो गेंद निकाली गई हैं वह कौन सी हो, हरी हो। तो ये कंडीशन है। अब यदि 8 के साथ यदि 7 गेंद निकाल दें, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है कि हरी के साथ सारी गेंदें सफेद निकल जाएं। तो 8 7 कितना होता है, 15। लेकिन जैसे ही आपने एक गेंद बढ़ाई, तो कितनी गेंद हो जाती है, 16 गेंद हो जाती है। तो ये पक्का निश्चित हो जाता है कि अब जो गेंद निकलेंगी वह हर कलर की होगी, क्योंकि आप कह सकते हैं 15 तो ये हो जाती है, तो एक गेंद कौन सी होगी उसमें, लाल कलर की होगी। तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि यदि 16 गेंद निकाली जाए तो उसमें हर कलर की गेंद होगी, और यही हमसे पूछा गया है। आंसर इसका कितना हो जाता है, 16। कम से कम एक गेंद की बात की है, तो इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आंसर कितना हो जाता है, 16 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 छात्रों ए बी और सी द्वारा एक समस्या को हल करने की प्रायिकता। तो बताइएगा इसकी कह देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सोल्व करने की प्रायिकता कितनी है इसकी, 3/7 है। तो आप कह सकते हैं इसकी सोल्व ना करने की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो हम कह सकते हैं 1 माइनस के 3/7। तो ये कितना आ जाता है, 4/7 आ जाता है। इसी प्रकार से बी की निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो समस्या सोल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 5/9। तो यहां पर क्या आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बार निकाल लेते हैं। सफलता ना होने की प्रायिकता कितनी होगी,
तो यहाँ 1 माइनस के 5/9, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो हम कह सकते हैं 4/9 हो जाता है। इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लेते हैं। समस्या को सोल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 1/5। तो यहाँ कितना हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार बराबर कितना होगा, 1 माइनस के 1/5। यह कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, उसने पूछा क्या है, हल होने की प्रायिकता। तो हम क्या निकालते हैं, हल ना होने की प्रायिकता। तो पहले हम प्रायिकता निकालते हैं, हल ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो बताइएगा कितना होगा, 4/7 गुणा 4/9 गुणा 4/5 हो जाता है। गुणा कर लेते हैं, ऊपर कितना आता है, 64 आ जाता है। नीचे कितना आएगा, 9 7 63 होगा, और 63 में गुणा किससे कर लो, 5 से, 5 से 15 31 हो जाता है। तो नीचे कितना आएगा, 315 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, यह प्रायिकता कौन सी, हल ना होने की प्रायिकता। यदि इसे 1 में से घटा दिया जाए तो हल होने की प्रायिकता आ जाती है। जैसे घटाएंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाता है। इसी प्रकार से देखिए 31 में से 6 जाता है तो हम कह सकते हैं यहाँ 25 आ जाता है। तो 251/315 इसका सही आंसर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं 251/15 इसका सही आंसर होगा। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।